सोचिए एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, फेम है, पावर है, करोड़ों फैंस है, जिसके एक इशारे पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसके सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन जिस इंसान के पास दुनिया की लगभग हर चीज़ है, उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है इमोशनल सिक्योरिटी। वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहता, किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, और जब उसे किसी से प्यार हो जाता है तो वो प्यार भी नॉर्मल नहीं रहता। वो प्यार बदल जाता है पोजीशन में और फिर ऑब्सेशन में, और आखिरकार बन जाता है उसका सबसे बड़ा वीकनेस। ये कहानी है ऋषभ कुंद्रा यानी आरके की। मधुबाला एक इश्क एक जुनून का वो कैरेक्टर जिसको देखकर ऑडियंस उससे नफरत भी करती थी, कभी उसे समझने की कोशिश भी करती थी और कभी चाहती थी कि मधु उसे छोड़कर चली जाए। लेकिन फिर भी आरके को इग्नोर करना मुश्किल था, क्योंकि आरके सिर्फ उस कहानी का हीरो नहीं था, वो इस कहानी का कन्फ्लिक्ट भी था, अट्रैक्शन भी था और सबसे बड़ा जुनून भी। आज हम आरके के कैरेक्टर को बिल्कुल ऑनेस्टली एनालाइज करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ भी, उसकी बुराइयाँ भी, उसकी गलतियाँ भी, उसका ईगो भी, उसका प्यार भी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आरके सच में एक अच्छा इंसान था या सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था जिसे प्यार करना भी नहीं आता था। चैप्टर 1, आरके की पहली इंप्रेशन। जब आरके पहली बार मधु की जिंदगी में आता है तो वो टिपिकल रोमांटिक हीरो की तरह एंट्री नहीं करता। वो एक सुपरस्टार है और उसे इस बात का पूरा एहसास है। उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लैंग्वेज, सब कुछ ये दिखाता है कि वो खुद को दूसरों से कितना ऊपर समझता है। और ऑनेस्टली यही से उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस दोनों दिखाई देती है। आरके में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी नहीं थी, वो किसी से डरता नहीं था। इंडस्ट्री में उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो अपने डिसीजंस खुद लेता था और अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को आसानी से इंटरफेयर नहीं करने देता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस कई बार एरोगेंस में बदल जाता था। उसे लगता था कि अगर वो पावरफुल है तो उसे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, और यही एटीट्यूड मधु के साथ भी उसकी पहली बड़ी क्लैशेस की वजह बनता है। चैप्टर 2, आरके का सबसे बड़ा नेगेटिव साइड, ईगो। अगर हमें आरके की पर्सनालिटी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो शायद वो वर्ड होगा ईगो। आरके के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे कमज़ोर समझे, वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रिजेक्ट करे, और सबसे बड़ी बात, वो नहीं चाहता था कि कोई उसके कंट्रोल से बाहर चला जाए। मधु उसके सामने झुकने के बजाय उससे लड़ती थी, और शायद यही चीज़ आरके को सबसे ज़्यादा परेशान भी करती थी और सबसे ज़्यादा आकर्षित भी करती थी, क्योंकि मधु उन लोगों में से नहीं थी जो आरके की सुपरस्टार इमेज को देखकर डर जाए। वो उसके सामने जवाब देती थी, उसे चैलेंज करती थी। यही वजह था कि आरके और मधु का रिलेशनशिप शुरू से ही सिंपल लव स्टोरी नहीं थी, ये था ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। चैप्टर 3, हिट एंड रन केस और मधु की जिंदगी में आरके की एंट्री। मधु जब मुकुंद की तरफ से आरके के खिलाफ हिट एंड रन केस लड़ती है तब आरके को पहली बार समझ आता है कि ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है। आरके को जेल तक जाना पड़ता है और इसके बाद आरके का एटीट्यूड मधु के प्रति और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो मधु को साइकोलॉजिकली परेशान करता है, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करता है, यहाँ तक कि मधु के परिवार के रिश्तों को लेकर भी ऐसी बातें कहता है कि जिससे पूरे परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है। यही आरके का एक बेहद डार्क साइड सामने आता है। वो सिर्फ सामने वाले से लड़ता नहीं था, बल्कि कई बार उसकी कमजोरी खोजकर उसी पर अटैक करता था, और यही चीज़ उसे एक मॉरली प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर बनाती है। चैप्टर 4, मुकुंद और मधु की एंगेजमेंट तोड़ना। मधु की ज़िंदगी में मुकुंद आता है, लेकिन आरके इस रिलेशनशिप को भी अपनी लड़ाई का हिस्सा बना देता है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मधु और मुकुंद का रिश्ता टूट जाता है, और यहीं से हमें आरके की एक और कमजोरी दिखाई देती है। उसे रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कोई उसे छोड़ दे, अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, या अगर कोई उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो आरके उसे स्वीकार नहीं कर पाता था। लेकिन आयरनी देखिए, जिस मधु को वो खुद हर्ट करता है, उसी मधु की तरफ वो धीरे धीरे इमोशनली अट्रैक्ट भी होने लगता है। चैप्टर 5, आरके का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, मधु से शादी। आरके मधु से शादी करने का फैसला करता है, लेकिन शुरुआत में इस शादी के पीछे प्योर लव नहीं था। इसमें रिवेंज, ईगो और कंट्रोल तीनों मौजूद थे। आरके का इंटेंशन मधु की जिंदगी को आसान बनाना बिल्कुल नहीं था। वो उसे अपने तरीके से पनिश करना चाहता था, और यही इस कैरेक्टर का सबसे डिस्टर्बिंग फेज है, क्योंकि शादी जैसे रिश्ते को भी आरके एक इमोशनल बैटलफील्ड बनाता है। वो मधु को हर्ट करता है, उसके इमोशंस के साथ खेलता है, और कई बार ऐसा व्यवहार करता है जिससे साफ पता चलता है कि उसके लिए मधु की फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका ईगो है। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है, आरके जितना मधु को तोड़ना चाहता है उतना ही खुद भी उसके अंदर फंसता चला जाता है। चैप्टर 6, आरके को मधु से प्यार कब हुआ। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आरके को शुरू से मधु से प्यार था? नहीं, कम से कम शुरुआत में उसकी फीलिंग्स को प्योर लव नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में फैसिनेशन था, फिर अट्रैक्शन आया, फिर पॉजिटिवनेस, और धीरे धीरे वही पॉजिटिवनेस प्यार में बदलने लगी। आरके के लिए मधु सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो उसकी ज़िंदगी का इमोशनल सेंटर बन गई, और यही से आरके की पर्सनैलिटी में बदलाव शुरू होता है। जो आदमी कभी मधु को हट करके खुश होता था, वही आदमी मधु को खोने के नाम से भी डरने लगता है। यानी आरके के लिए प्यार का मतलब था मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि प्यार करना उसे नहीं आता था। उसे लगता था कि किसी को प्यार करने का मतलब होता है उसे अपने पास रखना, और यही से उसका प्यार टॉक्सिक बनता है। चैप्टर 7, आरके की सबसे बड़ी अच्छाई, वो फेक नहीं था।
आरके की पर्सनालिटी में एक चीज़ जेन्युइनली इंटरेस्टिंग थी। वो कई बार बुरा था लेकिन वो हमेशा हिपोक्रिट नहीं था। उसे पता था कि वो एरोगेंट है, उसे पता था कि वो रूड है, उसे पता था कि उसका ईगो बहुत बड़ा है और वो अपनी पर्सनालिटी को शुगर कोट करने की कोशिश नहीं करता था। वो खुद को परफेक्ट मैन साबित करने के लिए दूसरों के सामने एक्टिंग नहीं करता था और जब उसे मधु से प्यार हुआ तो उस प्यार को भी उसने अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ एक्सेप्ट किया। यही वजह है कि आरके को ऑडियंस एक सिंपल विलेन की तरह नहीं देख पाई, क्योंकि उसके अंदर डार्कनेस के साथ वल्नरेबिलिटी भी थी। चैप्टर 8 आरके की लॉयल्टी। आरके की एक बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी थी जिसे वो अपना मान लेता था, उसके लिए वो खड़ा रहता था। मधु के साथ उसका रिलेशनशिप चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न रहा हो, लेकिन जब बाहरी लोगों की बात आती थी तब आरके कई बार मधु के पक्ष में खड़ा हुआ था। वो अपने फैमिली मेंबर्स को तक मधु के खिलाफ जाने पर रोकता है। उसकी लॉयल्टी हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस नहीं होती थी लेकिन लॉयल्टी थी जरूर। यानी आरके का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो केयर नहीं करता था, प्रॉब्लम ये था कि वो केयर बहुत गलत तरीके से करता था। चैप्टर 9 आरके और मधु, प्यार या पोजीशन। अब आते हैं आरके के सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पर। आरके का मधु के लिए प्यार कई बार इतना पॉजिटिव हो जाता था कि वो मधु की स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं कर पाता था। उसे लगता है कि मधु को उसके साथ रहना चाहिए, उसके डिसीजंस को समझना चाहिए, उसकी जिंदगी में उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में प्यार का मतलब ओनरशिप नहीं होता और आरके इस डिफरेंस को बार बार भूलता है। यही वजह है कि उनका रिलेशनशिप इतना इंटेंस होने के बावजूद टॉक्सिक भी था। उनके बीच केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी लेकिन केमिस्ट्री और हेल्दी रिलेशनशिप एक ही चीज़ नहीं होती। चैप्टर 10 सुल्तान के आने के बाद आरके की इनसिक्योरिटी। जब सुल्तान मधु की ज़िंदगी में आता है तब आरके का इनसिक्योरिटी वाला साइड और ज़्यादा सामने आता है। आरके को सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि मधु कहीं उसे छोड़ ना दे। उसका कॉन्फिडेंस बाहर जितना बड़ा था अंदर उतना ही फ्रेजाइल था। यही आरके का साइकोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। बाहर से सुपरस्टार, अंदर से इनसिक्योर इंसान। वो दुनिया से लड़ सकता था लेकिन मधु के खोने के डर से खुद से भी नहीं लड़ पाता था और यही इनसिक्योरिटी कई बार उसके डिसीजंस को इरेशनल बना देती है। चैप्टर 11 सुल्तान के खिलाफ आरके। सुल्तान के ट्रैक में आरके का एक अलग साइड सामने आता है। जब मधु खतरे में होती है आरके अपने पर्सनल हेट्रेड और ईगो से ऊपर उठकर उसे बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार सुल्तान की सच्चाई सामने आती है और आरके मधु को बचाने के लिए उसके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन फिर भी हमें यह समझना होगा कि प्रोटेक्टिव होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि आरके कई बार प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल करने लगता था और यही उसकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी फ्लॉ थी। चैप्टर 12 आरके का करियर क्राइसिस। एक समय आता है जब आरके को बॉलीवुड से बैन कर दिया जाता है। जिस आदमी की पूरी आइडेंटिटी सुपरस्टार होने पर टिकी थी, अचानक से उसके हाथ से उसका करियर निकल जाता है और यही फेज आरके की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसके पास सुपरस्टार वाला शील्ड नहीं था। उसे पहली बार खुद से सामना करना पड़ता है। वो अपना फिल्म प्रोजेक्ट शुरू करता है। जब मधु की हीरोइन बनने की पॉसिबिलिटी सामने आती है तो आरके के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो मधु को प्रेशराइज नहीं करना चाहता लेकिन साथ ही वो चाहता है कि मधु उसके साथ रहे। यहाँ उसका कैरेक्टर पहले से थोड़ा मैच्योर दिखाया जाता है। चैप्टर 13 आरके की वल्नरेबिलिटी। जब वो टूट जाता है, आरके को जब लगता है कि उसका करियर खत्म हो चुका है तो वो सुसाइड तक करने के बारे में सोचता है। ये सीक्वेंस आरके के कैरेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर दिखाता है, क्योंकि हम पहली बार उस आदमी को देखते हैं जो हमेशा दूसरों के सामने इनविंसिबल बनकर रहता है लेकिन अंदर से कितना टूट चुका था। आरके की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी पूरी सेल्फ वर्थ उसके करियर और इमेज से जुड़ी थी। जब सुपरस्टार आइडेंटिटी चली गई तो उसे लगा कि जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया और मधु का उसके साथ हीरोइन बनकर खड़ा होना उसके लिए सिर्फ करियर कमबैक नहीं था, ये उसके लिए इमोशनल वैलिडेशन भी था। चैप्टर 14 मधु की सक्सेस और आरके की जेलसी। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फेज आता है। फिल्म सक्सेसफुल होती है, मधु की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आरके जो एक खुद सुपरस्टार था अब मधु की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी से वो इनसिक्योर होने लगता है। यही आरके का सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। वो मधु को खुद इंडस्ट्री में लाता है लेकिन जब मधु उससे आगे बढ़ने लगती है तो वही बात उसे परेशान करने लगती है। यह जेलसी बताता है कि आरके का ईगो कितना डीप था। वो मधु से प्यार करता था लेकिन उसके प्यार में इक्वलिटी एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान नहीं था। चैप्टर 15 आरके का सबसे पेनफुल साइड, फादरहुड से डर। मधु प्रेग्नेंट होती है लेकिन आरके इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका एक बेहद फ्लॉड डिसीजन था, क्योंकि यहाँ उसकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज का असर सिर्फ मधु पर नहीं बल्कि उनके अनबॉर्न बेबी पर भी पड़ता है। मधु इमोशनली टूट जाती है और बाद में मिसकैरेज के बाद मधु आरके को ब्लेम करती है। यह फेज आरके की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक है, क्योंकि यहाँ प्यार करने के बावजूद उसने अपनी पत्नी की इमोशनल नीड्स को समझने में बहुत देर कर दी। चैप्टर 16 क्या आरके बदल गया था? अब सवाल है, क्या आरके पूरी तरह बदल गया था? नहीं, और यही बात उसके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। आरके में डेवलपमेंट हुआ लेकिन वो सडनली परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया। उसका ईगो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसका पॉजिटिवनेस भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसकी इनसिक्योरिटी भी वापस आ जाती है। लेकिन डिफरेंस ये था कि अब वो मधु को खोने के डर को समझने लगा था। यानी आरके की जर्नी बैडमैन से गुडमैन बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनली डैमेज, एरोगेंट और कंट्रोलिंग इंसान के धीरे धीरे अपने इमोशंस को समझने की कहानी थी। चैप्टर 17 आरके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी। आरके को इतना मेमोरेबल बनाने वाली चीज सिर्फ उसका एटीट्यूड नहीं था, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ
थी इंटेंसिटी। वो किसी चीज़ को हाफ हार्टेडली नहीं चाहता था। अगर हेट करता था तो पूरी इंटेंसिटी से, अगर फाइट करता था तो पूरी इंटेंसिटी से, अगर प्यार करता है तो भी पूरी इंटेंसिटी से। और यही रीज़न है कि मधु के साथ उसका रिलेशनशिप इतना पावरफुल लगता है। वो नॉर्मल रोमांटिक हीरो नहीं था, वो फ्लॉड था। वो कई बार गलत था, कई बार टॉक्सिक था, लेकिन बोरिंग कभी नहीं था। चैप्टर 18, आर्के की सबसे बड़ी कमजोरी, इमोशनल इमेच्योरिटी। अगर हम आर्के को साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस शायद ईगो नहीं बल्कि इमोशनल इमेच्योरिटी थी। उसे अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता था। अगर उसे डर लगता था तो वो गुस्सा करता था, अगर उसे प्यार होता था तो वो पॉसेसिव हो जाता था, अगर उसे इनसिक्योरिटी होती थी तो वो दूसरे इंसान को कंट्रोल करने लगता था, और अगर उसे हर्ट होता था तो वो सामने वाले को हर्ट करता था। यानी आर्के के इमोशन जेन्युइन थे लेकिन उसका एक्सप्रेशन हेल्दी नहीं था, और यही उसके कैरेक्टर की ट्रेजेडी थी। चैप्टर 19, क्या आर्के नार्सिसिस्ट था? आज के नजरिए से देखें तो बहुत से व्यूअर्स आर्के को नार्सिस्टिक या नार्सिस्टिक ट्रेट्स वाला कैरेक्टर मानते हैं, और इसके पीछे रीजंस भी है। उसका एक्सट्रीम ईगो, अपनी इमेज को लेकर ऑब्सेशन, दूसरों को कंट्रोल करने की टेंडेंसी, नीड ऑफ अटेंशन, रिजेक्शन एक्सेप्ट ना कर पाना, और मधु के साथ पॉसेसिव बिहेवियर। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, फिक्शनल कैरेक्टर को देखकर क्लिनिकल डायग्नोसिस देना सही नहीं होगा। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आर्के में नार्सिस्टिक ट्रेट्स और कंट्रोलिंग बिहेवियर साफ दिखाई देते हैं, और यही ट्रेट्स उसके कैरेक्टर को मॉरली कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। चैप्टर 20, आर्के का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड, उसने मधु को कमजोर नहीं बनाया। आर्के और मधु की रिलेशनशिप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाई देती है कि मधु उसके सामने हमेशा डरकर चुप नहीं रहती थी। वो आर्के को चैलेंज करती थी, उससे लड़ती थी, उसके गलत डिसीजंस के खिलाफ खड़ी होती थी, और आर्के को भी उसके सामने अपनी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता था। यानी मधु सिर्फ आर्के की लव इंटरेस्ट नहीं थी, वो आर्के कैरेक्टर का मिरर थी। मधु के सामने आर्के को अपने उस वर्जन का सामना करना पड़ता था जिसे वो दुनिया से छुपाता था। चैप्टर 21, आर्के का प्यार, प्योर नहीं लेकिन पावरफुल। अगर कोई पूछे क्या आर्के का मधु से प्यार सच्चा था तो मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन हेल्दी नहीं। उसका प्यार फेक नहीं था, वो मधु को जेन्युइनली चाहता था, उसको खोने से डरता था, उसके लिए लड़ता था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी इमेजिन करता था। लेकिन प्यार में रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इमोशनल सेफ्टी भी ज़रूरी है, और आर्के इन चीज़ों को समझने में बहुत पीछे था। इसलिए आर्के का प्यार जेन्युइन होने के बावजूद प्रॉब्लमेटिक था। आर्के और मधु की कहानी ट्रेजेडी पर ख़त्म होती है। उनकी बेटी मधुबाला का जन्म होता है, और आर्के अपनी बेटी को लेकर भी एक सपना देखता है, लेकिन बाद में एक ट्रैजिक एक्सप्लोजन में आर्के और मधु की मौत हो जाती है, जबकि उनकी बेटी बच जाती है। यही आर्के की कहानी ख़त्म होती है, लेकिन उसका कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आने वाली जनरेशन की कहानी में भी आर्के और मधु की लेगेसी मौजूद होती है। यानी आर्के सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो पूरी कहानी के इमोशनल फाउंडेशन बन चुका था। फाइनल वर्डिक्ट, आखिर आर्के अच्छा था या बुरा? तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्के अच्छा इंसान था? मेरे हिसाब से आर्के को सिर्फ एक अच्छा या बुरा कहना उसके कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस होगा। आर्के में बहुत सारी बुरी क्वालिटीज़ थी। वो एरोगेंट था, वो कंट्रोलिंग था, वो मैनिपुलेटिव था, वो कई बार इमोशनली एब्यूजिव बिहेवियर भी करता था, वो अपनी पत्नी की फीलिंग्स को समझने में फेल हुआ था, और कई बार उसका ईगो उसके प्यार से भी बड़ा हो जाता था। लेकिन उसमें कुछ जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ भी थी। वो कॉन्फिडेंट था, वो एम्बिशियस था, वो लॉयल हो सकता था, वो अपने लव्ड वंस के लिए प्रोटेक्टिव था, वो अपनी फीलिंग्स को इवेंचुअली एक्सेप्ट करने लगा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर चेंज की क्षमता थी। इसलिए आर्के ना ट्रेडिशनल हीरो था ना ट्रेडिशनल विलेन, वो एक फ्लॉड एंटी हीरो था। ऐसा कैरेक्टर जो गलतियाँ करता है, कई बार बहुत बड़ी गलतियाँ करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इमोशन जेन्युइन होते थे, और शायद यही आर्के की सबसे बड़ी खासियत थी। आर्के ने हमें ये नहीं सिखाया कि प्यार हमेशा ब्यूटीफुल होता है। उसने दिखाया है कि प्यार कभी कभी ईगो से टकराता है, कभी इनसिक्योरिटी से, कभी ऑब्सेशन से, और कभी इंसान के अपने अंदर के छुपे हुए डर से। मधु उसकी ज़िंदगी में आई तो उसने आर्के को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे खुद से सामना करने पर मजबूर कर दिया। और आर्के की पूरी जर्नी को देखे तो पहले वो मधु को कंट्रोल करना चाहता था, फिर उसे खोने से डरने लगा, फिर उसे समझने लगा, और आखिर में मधु सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, वो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई जिसके बिना आर्के खुद को इमेजिन नहीं कर सकता था। इसलिए मधुबाला एक इश्क एक जुनून के टाइटल को आर्के और मधु की कहानी पर अप्लाई करें तो शायद मधु थी इश्क और आर्के था जुनून, लेकिन उस जुनून की खूबसूरती के साथ उसकी डार्कनेस भी थी, और शायद इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आज भी ऋषभ कुंद्रा का कैरेक्टर इंडियन टेलीविजन के सबसे मेमोरेबल और कंट्रोवर्शियल मेल कैरेक्टर में गिना जाता है। लव हिम और हेट हिम, लेकिन आर्के को इग्नोर करना लगभग इम्पॉसिबल था। हे गाइस, नेक्स्ट वीडियो पर किस कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।